संथल परगना 1949। SPTA वो कानून जो खींचता है अंतिम लकीर, जमीन को गलत हाथों में जाने से रोकता है, आदिवासी लोगों और उनकी प्राचीन भूमि की रक्षा करता है। SPTA 49 जो हमारा है उसकी रक्षा करता है। SPTA 49 शक्ति हमारे दिलों में है। SPTA 49 हमारे अधिकार शुरू से ही, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है। संथाल परगना एक्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषुराज और इस क्लास में हम लोग एसपीटी एक्ट को पढ़ेंगे। एसपीटी एक्ट 1949 जो कि 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है जेपीएससी प्रीलिम्स में, और 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर दिलवा सकता है। बाकी ये सब टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब एक्ट का जो डेट है वो क्या है, तो 1949 है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लाने का, मतलब पहले देख लेते कौन सा एरिया में ये लागू है। तो ये इफेक्टिव हुआ था 13 अप्रैल 1949 को इफेक्टिव हुआ था। इसमें टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में ये अलाउ है, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा में 6 जिला में ये लागू है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड, और स्टॉप करना है इलीगल ट्रांसफर को। किसका ट्रांसफर इलीगल का, तो ट्राइबल जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल को जो देना है, तो इलीगल ट्रांसफर को रोकना है। ट्राइबल जमीन को मतलब जो लोग हथियार रहे थे बाहर के लोग, उसको स्टॉप करना है। तो लीगल जो लैंड ट्रांसफर है उसको रोकना है। कंट्रोल रिबिलियन को कंट्रोल करने के लिए संथाल परगना एक्ट 1949 आया था। और जो ट्राइबल जो पीपल है उसका एक्सप्लोटेशन थोड़ा कम करने के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया था। इसमें टोटल 72 सेक्शन थे और चैप्टर कितने थे, तो टोटल चैप्टर 9 चैप्टर थे। इफेक्टिव डेट तो देख लिए 13 अप्रैल 1949 को इफेक्टिव हुआ था। तो एक बार फिर से सारा क्रोनोलॉजी का देख लेते हैं। तो इफेक्टिव डेट संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का कब हुआ था, 13 अप्रैल 1949 में। टोटल चैप्टर 9 है, इसमें टोटल सेक्शन 72 है। इसमें 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल 1 में कुछ नहीं, हटा दिया गया है, नील है। शेड्यूल 2 में एब ओरिजिन का बात किया गया है कि कौन एब ओरिजिन है, कौन यहाँ का मतलब मूल है। तो इसमें टोटल 10 ट्राइब है, जो कि हम लोग आगे में देखेंगे कौन सा ट्राइब है। मेन ऑब्जेक्टिव था, ये भी देख लेते हैं कि प्रोटेक्ट करना ट्राइबल लैंड को और इलीगल ट्रांसफर को जो है स्टॉप करना है। इंस्पायर्ड किससे इंस्पायर्ड होकर संथाल परगना आया था, तो संथाल रिबिलियन हुआ था 1855 में, उससे इंस्पायर होकर ये फिर एक्ट बना था। बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो एरिया मेनली इनहेबिटेड बाय, कौन कौन सा एरिया में ये एक्ट लगा है, तो संथाल एरिया जहाँ पे संथाली लोग रहते हैं, पहाड़िया लोग रहते हैं, कोल, कोरा, महली, राजवाड़ ट्राइब लोग जिस एरिया में ज्यादातर रहते हैं उसी एरिया में ये एक्ट लागू है। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है आदिवासी का और जो ट्राइबल पीपल का जो ट्रेडिशनल सिस्टम, उसमें विलेज हेड मांझी रहता है, सुप्रीम हेड दिसुम रहता है, विलेज असेंबली जो है मोरहोर है, मोरहोर है। नेक्स्ट आ जाता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंप्लीमेंट किया था परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में। तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। जमींदार जो है उसके बाद क्या बन गया, लैंड ओनर। तो लैंड ओनर जमींदार बन गया उस टाइम पे जिस टाइम ये परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ। अभी लैंडलॉर्ड कौन है, तो अभी लैंडलॉर्ड सीओ है। तो जमींदार उस टाइम लैंड ओनर बन गया, जमींदार जो है लैंड ओनर बन गया। ट्राइबल लोग जो है अपना एंसेस्ट्रल भूमि खो बैठे, ट्राइबल लॉस्ट एंसेस्ट्रल लैंड। रिजल्ट क्या हुआ, तो ट्राइबल अनरेस्ट हो गया, इससे रेबिलियन चालू हो गया। तो जो संथाल रेबिलियन चालू हुआ, तो संथाल रेबिलियन को किसने लीड किया, तो तिलका मांझी ने संथाल रेबिलियन को लीड किया। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। सेटलमेंट रिपोर्ट फिर तैयार किया गया, सेटलमेंट रिपोर्ट दैट लेड टू दैट। किस रिपोर्ट के कारण जो है ये एक्ट बना, तो 2 रिपोर्ट के कारण ये जो है सेटलमेंट रिपोर्ट जो बना। 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट स्टडीड द लैंड सिस्टम एंड रिकमेंड प्रोटेक्शन। तो 2 रिपोर्ट बना, एक मैकफेरन रिपोर्ट और एक गैंट्सडर रिपोर्ट। तो ये जो मैकफेरन रिपोर्ट है पीवाई क्यों पूछ चुका कि कौन सा रिपोर्ट से ये बना, तो मैकफेरन रिपोर्ट और गैंट्सडर सेटलमेंट रिपोर्ट से बना। मैकफेरन रिपोर्ट में क्या था, तो स्टडी द लैंड टेन्योर सिस्टम ऑफ संथाल परगना, हाईलाइट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कल्टीवेटर। तो मैकफेरन रिपोर्ट क्या करता है, स्टडी करता है लैंड टेन्योर, स्टडी किया था लैंड टेन्योर सिस्टम ऑफ संथाल परगना का लैंड टेन्योर सिस्टम मैकफेरन रिपोर्ट में हाईलाइटेड किया। हाईलाइटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल कल्टीवेटर, जो ट्राइबल कल्टीवेटर लोग है, जो ट्राइबल लोग जो खेती करते हैं उसका किस तरह एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ये मैकफेरन रिपोर्ट में दिया हुआ गया था। नेक्स्ट आ जाता है गैंडजर सेटलमेंट रिपोर्ट। ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड लैंड सेटलमेंट डाटा। गैंडजर सेटलमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है डिटेल्ड लैंड सेटलमेंट डाटा। ये रिकमेंडेड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, रिकमेंड किया कि रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जो ट्रांसफर करते हैं ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल को। तो ये कौन सा, सबसे पहले गैंडजर सेटलमेंट रिपोर्ट में ही ये सजेशन दिया गया था। दिस रिपोर्ट बिकम द बेसिस फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो यही ऊपर का दोनों रिपोर्ट बाद में बेस तैयार यही दोनों रिपोर्ट किया था
कौन सा मैकफेरसन रिपोर्ट, मैकफेरसन रिपोर्ट और गेंजर रिपोर्ट, मैकफेरसन रिपोर्ट और गेंजर रिपोर्ट जो है बेस तैयार किया। नेक्स्ट आ जाता है दिस रिपोर्ट बिकम द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये रिपोर्ट बन गया, बेस बन गया। नेक्स्ट आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी जो हुआ था ये एक्ट बनने से पहले, उसका डेट जो एग्जामिनेशन में जो पूछ सकता है। जैसे एक्ट 37 1855 संथाल परगना डिक्लेयर नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा एक्ट से अगर एग्जाम में पूछे कि संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, कौन सा एक्ट से? तो एक्ट नंबर 37 1855 से संथाल परगना को डिक्लेयर किया गया नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आ जाता है संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन। संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872, ये पहला टेनेंसी लॉ है जो इफेक्टिव हुआ 1 मई 1972 को। तो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 ये पहला टेनेंसी लॉ है जो कि इफेक्टिव हुआ 1 मई 1972 को। 1974 में लिंक्ड विद शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट। 1974 में ये जो एक्ट है इसको लिंक किससे हुआ? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट से लिंक हुआ। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेक्शन 92 जो है जो डिक्लेयर करता है डिक्लेयर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 92 में क्या दिया हुआ है? डिक्लेयर पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। नेक्स्ट आ जाता है 1850 में इंक्लूडेड अंडर 5th शेड्यूल एरिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संथाल परगना को शेड्यूल एरिया में डाला गया था 1850 में, 5th शेड्यूल के अंतर्गत डाला गया था। संथाल परगना को 5th शेड्यूल एरिया के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में डाला गया। 1973 में अमेंडमेंट हुआ था बनचरी झोर और सुंदर पहाड़ी, जो गोड्डा जिला में है बनचरी झोर और सुंदर पहाड़ी, इसको इंक्लूड किया गया शेड्यूल एरिया में। गोड्डा जिला का सुंदेर पहाड़ी और बनचरी झोर को इंक्लूड किया गया शेड्यूल एरिया में। नेक्स्ट आ जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 नॉट एप्लीकेबल टू संथाल ट्राइब। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 वाला, ये संथाल ट्राइबल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रेंट रेगुलेशन एक्ट कब बना था? रेंट कलेक्शन के लिए। तो 1986 में रेंट रेगुलेशन एक्ट बना था। 1886 में रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886 में बना था रेंट कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एसपीटी एक्ट। तो 1937 में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बना। 1937 में संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बना और 13 अप्रैल 1949 को एक्ट जो है केम इनटू फोर्स। 13 अप्रैल 1949 को एक्ट लागू हो गया। फिर 1950 में सप्लीमेंट्री रूल पास हुआ। कब पास हुआ सप्लीमेंट्री रूल? 1950 में। कुछ पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू पूछा था कि व्हेन वाज द संथाल परगना एक्ट इनैक्टेड? तो 13 अप्रैल 1949 को पास हुआ था। सप्लीमेंट्री प्रोविजन कब बना था? तो 1 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आ जाता है विच रिपोर्ट सर्व सर्व्ड एज द बेसिस फॉर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। तो मैकफेरसन रिपोर्ट और मैकफेरसन रिपोर्ट और गेंजर सेटलमेंट रिपोर्ट बेस तैयार किया था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का। इसमें जो है टोटल 9 चैप्टर है, 72 सेक्शन है। तो पहला चैप्टर में क्या है? तो पहला चैप्टर सेक्शन नंबर 1 to 4 में आता है। इसमें प्राइमरीली दिया हुआ है। इसमें क्या प्रीलिमिनरी दिया हुआ है। सेक्शन 1 से 4 तक प्रीलिमिनरी दिया हुआ है, मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 2 में 5 से 11 सेक्शन चैप्टर 2 में है। इसमें विलेज हेडमैन और मूल रैयत का बात करता है। चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 5 से 11 इसमें विलेज हेडमैन और मूल रैयत की बात करता है। चैप्टर 3 जो है 12 से 16 जो है इसमें रैयत की बात करता है। चैप्टर 3 जो है 12 से 26 जो है रैयत की बात करता है। चैप्टर 3 में रैयत है। चैप्टर 4 में क्या है? तो 27 से 42 तक वेस्ट लैंड सेटलमेंट की बात करता है। चैप्टर 4 में 27 से 42 तक वेस्ट लैंड सेटलमेंट की बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 5 में। इसमें सेक्शन नंबर 43 से 52 तक है। चैप्टर 5 में रेंट की बात करता है। चैप्टर 5 में किसकी बात करता है? रेंट की बात करता है। चैप्टर नंबर 6 में लैंड एक्विजिशन की बात करता है। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? लैंड एक्विजिशन। इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 53। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7। इसमें जुडिशियल प्रोसीड्यूर की बात करता है। चैप्टर नंबर 7 में जुडिशियल प्रोसीड्यूर की बात करता है। सेक्शन क्या है चैप्टर नंबर 7 का? तो 54 से 63 तक चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? लिमिटेशन। चैप्टर नंबर 8 में क्या है? लिमिटेशन। इसमें 64 से 66 है और चैप्टर नंबर 9 जो है 67 से 72 इसमें मिसलेनियस है। नेक्स्ट अगर बात करें एरिया कौन कौन से एरिया में लगा हुआ है ये संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में है। दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा में। इसका जो संथाल परगना का दूसरा नाम क्या है? तो संथाल परगना को दामिनी कोह भी बोलते हैं और जंगल तरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, नारी खंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोटेक्ट करना ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। स्टॉप करना है, स्टॉप ट्रांसफर टू नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं करना जमीन, ये भी इसका
जो है ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंट करना एक्सप्लॉइटेशन को। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, मेंटेन सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बनाए रखना। बाकी जो सारा कुछ हम लोग क्रोनोलॉजी पढ़े थे उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, 1855 में संथाल रेबिलियन हुआ, 1872 में पहला टेनेंसी रेगुलेशन लागू हुआ और 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया और फिर 1935 में पार्शियली एक्सक्लूडिंग एरिया में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 13 अप्रैल 1949 को संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो है इन्फोर्स्ड हुआ। 9 चैप्टर है, 72 सेक्शन है। मेन एम क्या था, तो लैंड प्रोटेक्ट करना है ट्राइबल का। फिर नेक्स्ट जो पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करते हैं प्राइमरली का, तो पहला चैप्टर का सेक्शन 1 में क्या है, तो एक्ट अप्लाइड टू द संथाल परगना डिवीजन। नेम है और एक्सटेंट है कि कौन सा जगह पे ये लागू किया गया है। सेक्शन 1 में क्या है, ये इन्फोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो इन्फोर्स करता है कहाँ पे एप्लीकेबल है, संथाल परगना डिवीजन में, ये सेक्शन 1 में है। सेक्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो वेरी एरिया गवर्नमेंट कैन मॉडिफाई और विथड्रॉ द एरिया अंडर द एक्ट। तो सरकार जो है बदल सकता है कि कौन कौन सा एरिया में ये लागू रहेगा, कहाँ कहाँ लागू रहेगा, सेक्शन 2 में दिया हुआ है। सेक्शन 2 में क्या है, तो पावर टू वेरी एरिया गवर्नमेंट कैन रिमूव और अमेंड द एक्ट। सरकार रिमूव कर सकता है, अमेंड कर सकता है कि कहाँ कहाँ ये लागू रहेगा, ये सेक्शन 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 2 का पीवाईक्यू पूछा था। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या था, क्या कैन द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द एरिया। तो हाँ, हटाया जा सकता है, यस, बाय द स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगा। सेक्शन 2 से क्वेश्चन था पीवाईक्यू में। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 3, इसको रिपील कर दिया गया है। तो सेक्शन 3 जो है इसको रिपील कर दिया गया है और कैंसिल कर दिया गया है। सेक्शन 4 में क्या है, तो सेक्शन 4 में डेफिनेशन है, डिफाइन करता है आदिवासी को, रैयत को, लगान को, होल्डिंग को। तो जो पहला इसमें डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन से अलग-अलग क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन अगर आपको बनाना ही कि हाँ एक क्वेश्चन हमसे बन जाए, तो इसको जरूर देख के जाना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग देखे थे शुरू में, शेड्यूल बी में एब ओरिजिन की बात करता है। तो एब ओरिजिन में क्या क्या आता है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए ट्राइब और द कास्ट लिस्टेड इन द शेड्यूल बी और नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एब ओरिजिन कौन कौन कहलाएगा, जो सेक्शन शेड्यूल बी में जो भी ट्राइबल है या नॉन ट्राइबल है, जितना भी लोग का सेक्शन बी में नाम है, उसी को एब ओरिजिन कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर में है इसमें बाउरी। सबसे पहला नंबर में क्या है, बाउरी। दूसरा नंबर में क्या है, डांगर। उसके बाद डोम, उसके बाद हरी, उसके बाद कोल, उसके बाद कोरा, फिर है मोहली, फिर है पनरिया, फिर है राजवार और फिर है सोनथाल। तो कौन कौन सा है, तो ये बेयर एक्ट से लिया गया है, आप लोग भी बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। तो बाउरी है, धांगर है, डोम है, हरी है, कोल है, कोरा है, मौली है, पनरिया है, राजवार है और सोनथाल है। कौन कौन है, बाउरी है, डांगर है, डोम है, हरी है, कोल है, कोरा है, मोहली है, पनरिया है, राजवार है और सोनथाल है। ये सारा कोई एब ओरिजिन में शेड्यूल बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन एब ओरिजिनल। नॉन एब ओरिजिनल में क्या होता है, जो कि एब ओरिजिनल में नहीं है, वो नॉन एब ओरिजिन में हो जाएगा। ए पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू एनी एब ओरिजिनल, जो एब ओरिजिनल में नहीं है और सेमी एबोरिजिनल ट्राइब में नहीं है, ट्राइब कास्ट एज डिफाइंड इन द एक्ट, जो लोग नहीं है, नॉट बिलोंग करता है ये सारा में से, तो उसी को नॉन एब ओरिजिनल बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिटी। द सोशल ग्रुप ए पर्सन बिलोंगिंग टू क्लासिफाइड हियर एज इधर एब ओरिजिनल और नॉन एब ओरिजिनल, उसी को कम्युनिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रैयत। तो रैयत कौन है, तो ए पर्सन एक्सक्लूडिंग लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड को छोड़ के जो पर्सन है, हु हैज एक्वायर्ड द लैंड टू कल्टीवेट इट्स पर्सनली और थ्रू फैमिली हायर्ड हेल्प, दिस इंक्लूड देयर सक्सेसर। तो वो लोग जो कल्टीवेट करेगा, क्या कल्टीवेट करेगा, लैंड को कल्टीवेट करेगा, उसको एक्वायर करेगा, उसमें खेती करेगा, चाहे वो पर्सनली खेती करेगा या फिर उसका फैमिली मेंबर या फिर वो जो है किसी लेबर को लाके हायर्ड करके काम करवाएगा, या उसका सक्सेसर जो है उसका बेटा पोता जो काम करेगा, वो सारा लोग रैयत कहलाएगा। विलेज कम्युनिटी किसको कहेंगे, विलेज कम्युनिटी द कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल जमाबंदी रैयत, द कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल जमाबंदी रैयत रिकॉर्डेड टेनेंट ऑफ ए विलेज इंक्लूडिंग देयर co-share and co-share including their co-share and hire। तो विलेज कम्युनिटी किसको कहेंगे, जितना भी जमाबंदी रैयत है, जितना भी जमाबंदी रैयत है, जो लोग टैक्स देता है, जो अपना जमीन का टैक्स देता है डीसी ऑफिस में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो जमा करता है, क्या करता है, जमा करता है, टैक्स जो जमा करता है और जिसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड टेनेंट है, वही लोग विलेज कम्युनिटी में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो डेफिनेशन है। कमिश्नर किसको बोलेंगे, तो द कमिश्नर ऑफ द संथाल परगना डिवीजन का, जो संथाल परगना जो डिवीजन है उसका जो कमिश्नर है, उसी को कमिश्नर बोलेंगे। डिप्टी कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर कहाँ कहाँ है, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है। तो दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर जिला का डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कलेक्टर इंक्लूडिंग असिस्टेंट एंड सब कलेक्टर, इसमें कौन कौन इंक्लूड है डिप्टी कलेक्टर में, तो इंक्लूड है असिस्टेंट उसका भी और सब डिप्टी कलेक्टर भी डिप्टी कलेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है विलेज हेडमैन, ए पर्सन अपॉइंटेड रिकॉग्नाइज एग्जाम्पल प्रधान,
मुस्तजीर, माझी टू होल्ड द ऑफिस ऑफ विलेज हेडमैन इट डज नॉट इंक्लूड ए मूल रैयत। जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है प्रधान के रूप में, मुस्तजीर और माझी वगैरह के रूप में, वो सारा लोग विलेज हेडमैन कहलाएगा। इसमें याद रखना है कि इसमें मूल रैयत इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लैंड एंड टेनेंसी। जो लैंड और टेनेंसी से रिलेटेड जो शब्द है, जैसे होल्डिंग किसको कहेंगे? ए पार्सल ऑफ द लैंड हेल्ड बाय द रैयत अंडर ए सिंगल टेनेंसी। जो एक जमीन होल्ड करके रखा जाता है, ए पार्सल जो एक जमीन को एक रैयत जो होल्ड करके रखता है एक सिंगल टेनेंसी को, उसी को होल्डिंग बोलते हैं। खास विलेज से क्वेश्चन पूछा था। ए विलेज दैट हैज करंटली नो मूल रैयत और विलेज हेडमैन। इसमें गांव में कोई प्रधान नहीं होता, कोई विलेज हेडमैन नहीं होता, और या उस गांव में कोई मूल रैयत नहीं होता, उसी को खास गांव बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? खास गांव। नेक्स्ट आ जाता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड किसको बोलेंगे? ए पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। जो रेंट को रिसीव करेगा, जिसमें एग्जांपल जैसे प्रोप्राइटर हो गया, लैंड होल्डर हो गया, इंक्लूडिंग द विलेज हेडमैन और मूल रैयत। विलेज हेडमैन और मूल रैयत भी इंक्लूड रहेगा। अकॉर्डिंग टू बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, अंचल अधिकारी सर्कल ऑफिसर इज लैंडलॉर्ड। तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत अंचल अधिकारी, जिसको सर्कल ऑफिसर हम लोग बोलते हैं, वही लैंडलॉर्ड कहलाएगा। एसपीटी में जो दिया हुआ है बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत, जो सर्कल ऑफिसर है वही लैंडलॉर्ड कहलाएगा। इसको ध्यान में रखना, ही पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है टेनेंट। टेनेंट कौन है? तो इंक्लूड टेन्योर होल्डर, विलेज हेडमैन और मूल रैयत। तो बट ये इससे भी क्वेश्चन पूछा था कि टेनेंट कौन कहलाएगा। तो टेनेंट में क्या क्या इंक्लूड है? तो टेन्योर होल्डर इंक्लूड है, विलेज हेडमैन इंक्लूड है और मूल रैयत इंक्लूड है टेनेंट में। नेक्स्ट आता है वैकेंट होल्डिंग। वैकेंट होल्डिंग किसको बोलेंगे? एन अबंडेंट लैंड पार्सल वन वेयर द रैयत डाइड विदाउट हायर। मतलब एक ऐसा जमीन जिसमें रैयत मर चुका है बिना कोई हायर का, उसी को क्या बोलेंगे? वैकेंट होल्डिंग। वैकेंट लैंड किसको बोलेंगे? अंडर द एक्ट वैकेंट लैंड रेफर टू द होल्डिंग वेयर रैयत हैज डाइड विदाउट हायर। जिसमें आगे का कोई वंशज नहीं है और वो मर चुका है, जिसका जो जमीन है वो आदमी मर चुका है, उसी को वैकेंट लैंड या उसका जमीन को वैकेंट लैंड बोलेंगे। नेक्स्ट आता है विलेज। एन एरिया ऑफिशियली सर्वेड एंड रिकॉर्डेड एज ए डिस्टिंक्ट विलेज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो दिया हो और जो गांव का सर्वे किया हो पूरा सब कुछ, तो उसी को विलेज बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लीगल और फाइनेंशियल टर्म। कुछ का डेफिनेशन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो लीगल और फाइनेंशियल टर्म में सबसे पहले एग्रीकल्चर ईयर। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, एग्रीकल्चर ईयर कब से चालू होता है? द ईयर बिगिन विद द फर्स्ट ऑफ बैसाख। बैसाख जो बंगाली कैलेंडर है उसका पहला दिन से स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर ईयर, और फर्स्ट ऑफ द आसीन फसली ईयर का पहला दिन से एग्रीकल्चर ईयर चालू होता है। डिपेंडिंग ऑन लोकल कस्टम 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो है एग्रीकल्चर ईयर, और लोकल कस्टम के हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ आसीन का, फसली ईयर का पहला दिन आसीन का, और पहला दिन बंगाली कैलेंडर का पहला बैसाख का पहला दिन से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है भूगत बंद लैंड। लैंड और land transfer where the loan and the interest are considered fully paid off by the profit of the land generators during the mortgage period। तो भुगत बंद लैंड किसको बोलेंगे? जो जमीन मॉर्गेज पे दिया हुआ हो और उससे लोन लिया हो, मतलब गिरवी पे दे के उससे लोन लिया हो और फिर उसको लोन को चुका दिया गया हो, उसी को भुगत बंध लैंड बोलते हैं। मतलब बंधक पे, जो जमीन बंधक पे दिया जाता है और उससे लोन लिया जाता है, उसी को भुगत बंध लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेंट। रेंट किसको बोलेंगे? तो लॉफुल पेमेंट इन मनी मेड बाय ए हेडमैन और रैयत टू ए लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड। तो लॉफुल पेमेंट जो किया जाता है मनी में, मेड बाय विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन के द्वारा मनी में जो पेमेंट जो किया जाता है, रेंट जो दिया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? लॉफुल पेमेंट इन मनी मेड बाय हेडमैन और रैयत टू ए लैंडलॉर्ड फॉर यूज ऑफ लैंड। लैंड का यूज के लिए उसी को रेंट बोलेंगे। जो लॉफुल पेमेंट किया जाता है, तो पैसा रेंट जो दिया जाता है उसी को रेंट बोलेंगे। रेंट तो सिंपल चीज है। सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट, स्पेसिफिक रेंट रेट मेंशन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट में जितना रुपया रेंट पे लिखा हुआ है कि इतना सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट देना है, तो उतना ही देना है। सपोज 3 रुपया लिखा हुआ है तो 3 रुपया ही उसको रेंट जाएगा सालाना। जो लिखा हुआ है वही, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो लिखा हुआ गया है उसी को सेटलमेंट रेट ऑफ रेंट बोलेंगे। संथाल सिविल रूल क्या है? तो रूल इशूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द सिविल जस्टिस इन संथाल परगना में, उसको संथाल सिविल रूल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिकॉर्डेड एनीथिंग ऑफिशियली डॉक्यूमेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट। जो भी चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो डॉक्यूमेंट हो रहा है उसी को रिकॉर्डेड बोलेंगे। प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है? रूल इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस स्पेसिफिक एक्ट। जो रूल इस्टेब्लिश किया हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसी एक्ट में, उसको प्रिस्क्राइब होता है। खास विलेज देख लिए थे, इसमें विलेज हेडमैन डाई हो जाता है, नहीं रहता है। जो गांव में मूल रैयत नहीं होता है और ना ही हेडमैन विलेज हेडमैन होता है, उसी को खास विलेज बोलते हैं। इससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आ जाता है अगला चैप्टर। उससे पहले कुछ नॉर्मल सा कुछ चीज है, इसको जानना थोड़ा जरूरी रहता है आम इंसान को। तो मौजा किसको बोलेंगे? जो गांव रहता है उसको मौजा बोला जाता है। उसमें एक खाना नंबर दिया हुआ जाता है। दिस इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ रेवेन्यू सर्वे
ऑफन रिप्रेजेंटिंग ए विलेज, एक गांव को जो है ये बोला जाता है मौजा। इसमें डिस्टिंक्ट सर्वे नंबर प्रोवाइड किया जाता है। हल्का किसको बोलेंगे? तो मौजा के ऊपर जो रहता है उसको हल्का बोलेंगे। ये नेक्स्ट लेवल है मौजा के ऊपर में। डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हल्का होता है। ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेवेन्यू लिया जाता है उसमें सबसे नीचे हल्का होता है। टिपिकली कंप्राइजिंग ग्रुप ऑफ मौजा, ग्रुप ऑफ मौजा बन के हल्का बनता है। उसके ऊपर होता है सर्कल और अंचल, इसमें अंचल अधिकारी हम लोग देखे थे। तो एक कलेक्टिव ऑफ हल्का, हल्का का कलेक्टिव मिला के एक अंचल या ब्लॉक बनता है। नेक्स्ट आ जाता है सब डिवीजन और अनुमंडल, तो बहुत सारा अंचल मिलके एक सब डिवीजन बनाता है। उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है? सब डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट। फिर कर्मचारी, हल्का कर्मचारी एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए। सीईओ को तो पता है, सर्कल ऑफिसर जो होता है इसको अंचलाधिकारी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है खसरा। खसरा क्या होता है? तो प्लॉट नंबर, जो भी जमीन आप लिए तो उसमें एक प्लॉट नंबर 1 2 3 जो है ये खसरा नंबर इसको बोलते हैं। प्लॉट नंबर जिसको बोलते हैं, खाता में अकाउंट नंबर। खतियान में मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट, जो एक पेपर है उसमें जो कागज में लिखा हुआ है कितना जमीन है, इतना डिसमिल ये है, इधर साइड से ये है, इसके सामने एक रोड बना हुआ है तो इतना दूरी में रोड है। तो ये खतियान में रिकॉर्ड ऑफ राइट में इसको बोलते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट को खतियान बोलते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो चैप्टर में हम लोग देख लिए थे, चैप्टर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 में जो था यहाँ पे डेफिनेशन जितना था, आदिवासी किसको बोलेंगे, नोटिफाइड ट्राइब को, एग्रीकल्चर ईयर फर्स्ट डे ऑफ बैसाख और फर्स्ट डे ऑफ आसीन और 1 अप्रैल से चालू होता है। जो है नॉन आदिवासी किसको बोलेंगे, जो शेड्यूल बी में लिस्टेड नहीं उसको नॉन आदिवासी बोलेंगे। भूगत बंध लैंड जो है बंधक पे जमीन देके जो लिया जाता है उसको भूगत बंध लैंड बोलते हैं। रैयत किसको बोलते हैं, जो कल्टिवेटर होता है लैंड में जो खेती करता है उसको रैयत बोलेंगे। रैयत कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। लगान और रेंट पेड टू जमींदार, जो जमींदार को जो रेंट दिया जाता है उसको लगान बोलते हैं, जो रेंट दिया जाता है। नेक्स्ट होल्डिंग जोत, जोत मतलब होल्डिंग मतलब प्लॉट ऑफ द लैंड को होल्डिंग बोलता है। नेक्स्ट आ जाता है रैयत, तो कल्टिवेटर ऑफ लैंड, लैंड में जो कल्टिवेट करता है उसको रैयत बोलते हैं। विलेज कम्युनिटी, जो जमाबंदी जो जमा करता है, टैक्स जमा करता है रेगुलर बेसिस पे, उसको विलेज कम्युनिटी बोला जाएगा। इम्पटी होल्डिंग, जिसमें अबेंडन लैंड जो होता है, खाली जोत जो होता है, जिसमें जो हायर रहता है उसका आगे वाला वंशज वो कोई नहीं रहता है और उसका जो मालिक रहता है वो डाइड हो जाता है, उसको इम्पटी होल्डिंग बोलते हैं। जमींदार कौन है, तो लैंड रेवेन्यू होल्डर, लैंड का जो टैक्स जो लेता है उसको जमींदार बोलता है। तो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में जो है विलेज हेडमैन और मूल रैयत की बात करता है। चैप्टर 2 में क्या है, विलेज हेडमैन और मूल रैयत की बात करता है। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 में अपॉइंटमेंट की बात करता है, डन बाय डीसी विद 2/3 कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स। तो जो मूल रैयत जो है, मूल रैयत या विलेज हेडमैन, जो है विलेज हेडमैन है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा डीसी करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, डीसी करेगा। कैसे करेगा, तो 2/3 कंसेंट लेगा जमाबंदी रैयत का, 2/3 कंसेंट लेगा जमाबंदी रैयत का। एप्लीकेशन बाय रैयत और लैंडलॉर्ड, जो है एप्लीकेशन देगा रैयत और लैंडलॉर्ड को, उससे परमिशन लेगा, 2/3 कंसेंट लेगा जो जमाबंदी रैयत है। उसके बाद विलेज हेडमैन को अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर किसी गांव का विलेज हेडमैन या मूल मतलब विलेज हेडमैन मर जाता है, अगर किसी गांव का विलेज हेडमैन मर जाता है तो ये डेथ वाला जो है सेक्शन नंबर 6 में दिया गया, डेथ रिपोर्ट मस्ट बी फाइल विद इन 3 मंथ। तो 3 महीने के अंतर्गत डेथ रिपोर्ट फाइल करना कंपलसरी है। कितने महीने के, सेक्शन 6 में क्या है, रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ विलेज हेडमैन अप्लाई विद इन 3 मंथ। 3 महीने के अंतर्गत विलेज हेडमैन का डेथ रिपोर्ट को ये करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में क्या, कबूलियत, फॉर्मल एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो अपॉइंट होता है नया विलेज हेडमैन तो उसको क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, कागज साइन करना पड़ता है डीसी ऑफिस में जाके, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। न्यू विलेज हेड डीसी ऑफिस जाकर कुछ पेपर वर्क करेगा, जो सेक्शन 7 में है, कि कबूलियत और पट्टा एक्सेप्ट करेगा रूल्स को, और पट्टा जो है वो मिलेगा। तो ये सारा सेक्शन 7 में दिया हुआ है। सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में है जमाबंदी रैयत, जो जमाबंदी रैयत जो रहता है, जो उसके बारे में, जमाबंदी के बारे में सेक्शन 8 में दिया हुआ है। जमाबंदी के बारे में सेक्शन 8 में दिया हुआ है। कॉपीज मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंतर्गत कॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड पूरा पेपर जो है न्यू विलेज हेड को वो सारे पेपर देगा विलेज टू ज्वाइन। तो जो है ये डीसी जो है, डीसी जो है जो नया विलेज हेडमैन है, डीसी जो नया विलेज हेडमैन है उसको सारा पेपर देगा 3 महीने के अंतर्गत कीवर्ड खतियान जितना भी गांव का जमाबंदी है उसका सारा पेपर विलेज हेडमैन को 3 महीने के अंतर्गत डीसी देगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 9, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो विलेज हेडमैन कैन नॉट विलेज हेडमैन पोस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर कोई विलेज हेडमैन चाहेगा कि अपना पोस्ट को अपना बेटा को दे दे या किसी को और विलेज हेडमैन बना दे, हम नहीं रहेंगे, तो ये नो राइट टू ट्रांसफर ऑफ द पोस्ट, वो अपना पोस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, रिजाइन कर सकता है। तो ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है,
सेक्शन 10 में दिया मूल रैयत का जोत के बारे में, नो इविक्शन फ्रॉम कल्टिवेटेड लैंड, जो मूल रैयत है उसको कल्टिवेटेड लैंड से हटाया नहीं जाएगा, जो मूल रैयत है उसको कल्टिवेटेड लैंड से हटाया नहीं जाएगा। ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 10 में दिया हुआ है। सेक्शन 10 में क्या है? मूल रैयत लैंड ऑफ द ओरिजिनल सेटलर इज प्रोटेक्टेड, जो ओरिजिनल सेटलर है उसका लैंड को बचाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 में हिडमैन रिवॉर्ड फंड के बारे में दिया है, फाइन मैनेज बाय डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर जो है रिवॉर्ड फंड जो है 11 में दिया हुआ गया। इस्टेब्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज वेलफेयर फंड आर अंडर डीसी के अंदर ये फंड होता है। तो ये इससे एक सेक्शन 9 से क्वेश्चन था कि ऑफ द एसपीटी एक्ट द विलेज हेडमैन प्रधान कैन नॉट चेंज और डिसमिस ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ जमाबंदी रैयत। तो प्रधान जो है चेंज नहीं किया जा सकता, डिसमिस नहीं किया जाता, इसको करने के लिए 2/3 जो है लोगों का मंजूरी चाहिए रहेगा, जो कि जमाबंदी रैयत होगा उसका। तो चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 में सारा कुछ देख लिए, क्या क्या देखे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 में अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन की देखे कि विलेज हेडमैन जो अपॉइंट होगा 2/3 कंसेंट होगा जमाबंदी रैयत का। कितना कंसेंट होगा? 2/3 कंसेंट होगा जमाबंदी रैयत का। और ये जो है एप्लीकेशन बाय रैयत और लैंडलॉर्ड का एप्लीकेशन और रैयत से जो है अपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्या देखे थे सेक्शन 6 में रिपोर्ट, जो अगर कोई डेथ हो जाता है, हो जाता है किसी गांव का हेड का, तो डेट रिपोर्ट 3 महीने के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। सेक्शन नंबर 6 के बाद सेक्शन नंबर 7 में देखे थे कबूलियत और पट्टा के बारे में। सेक्शन नंबर 8 में क्या देखे थे? जमाबंदी और केवट खतियान जो है 3 महीने के अंतर्गत डीसी देगा किसको? विलेज हेडमैन को। सेक्शन 9 में क्या देखे थे कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है अपना पोस्ट को, जो विलेज हेडमैन है अपना पोस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सेक्शन 9 में था। सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ? तो मूल रैयत का जोत के बारे में, नो एविक्शन फ्रॉम कल्टिवेटेड लैंड, तो कल्टिवेटेड लैंड से मूल रैयत को हटाया नहीं जा सकता है। सेक्शन नंबर 11 में क्या है? हेडमैन रिवॉर्ड फंड, फाइन्स मैनेज बाय डिप्टी कमिश्नर जो है फाइन को मैनेज करता है। हेडमैन रिवॉर्ड फंड के बारे में सेक्शन 11 में है। तो ये जो है सारा सेक्शन था चैप्टर 2 का। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में कौन सा सेक्शन? 12 से 26 के बीच में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रैयत वाला। इसमें सेक्शन 20 जो है 20 सेक्शन नंबर 20 वो हार्ट ऑफ द एसपीटी एक्ट जो है उसका दिल बोलते हैं सेक्शन नंबर 20 को, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन नंबर 12 से 26 जो है रैयत वाला, ये इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन जो पहला ही जो है इससे क्वेश्चन आया था कि सेक्शन नंबर 12 में तीन टाइप ऑफ रैयत दिया हुआ है। रैयत कितने तरह का? 3 टाइप है, एक रेसिडेंट रैयत, नॉन रेसिडेंट रैयत, न्यू सेटल रैयत। तो रेसिडेंट रैयत, नॉन रेसिडेंट रैयत और न्यू सेटल रैयत दिया हुआ है। तो सेक्शन 12 में सेक्शन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? रैयत कितने तरह का होता है? क्लासेस ऑफ रैयत, एक रेसिडेंट जमाबंदी रैयत होता है, एक नॉन रेसिडेंट जमाबंदी रैयत होता है, एक न्यू रैयत होता है। 3 टाइप ऑफ रैयत होता है। इससे क्वेश्चन क्या दिया होता? विच इज नॉट ए वैलिड क्लास ऑफ रैयत, कौन वैलिड क्लास ऑफ रैयत नहीं है अंडर द एसपीटी एक्ट के तहत? ऑप्शन दिया हुआ था बहुत सारा, तो उसमें रैयत ऑथराइज्ड बाय हेडमैन, तो इस टाइप का यहाँ पे कोई नहीं है, रैयत ऑथराइज्ड बाय हेडमैन यहाँ पे कोई नहीं है। तो यही होता है आंसर। तो वैलिड कौन है? वैलिड रैयत कौन है? तो रैयत जमाबंदी रैयत, नॉन रेसिडेंट रैयत और न्यू रैयत, ये 3 टाइप ऑफ वैलिड रैयत है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 13। इसमें लैंड यूज के बारे में दिया। सेक्शन नंबर 13 में क्या था? लैंड यूज के बारे में, जनरल राइट टू यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए जो जमीन को यूज करेगा उसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 13 में। लैंड यूज राइट, कल्टीवेट लैंड विदाउट डैमेज, तो सेक्शन नंबर 13 में क्या दिया कि लैंड को कल्टीवेट करना है, यूज करना है लैंड को, लेकिन उसका डैमेज नहीं होना चाहिए, लैंड का डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन नंबर 13 में दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 में दिया नो इविक्शन, नो इविक्शन इज अलाउड विदाउट डीसी ऑर्डर, बिना डीसी ऑर्डर के जो है किसी रैयत को इविक्शन नहीं किया जा सकता है। ये राइट ऑफ द रैयत, रैयत का जो राइट है, उसका जो पावर है, उसके पास क्या अधिकार है रैयत का, वो दिया हुआ है। तो अधिकार ये है कि बिना डीसी का परमिशन का किसी रैयत को इविक्ट नहीं किया जा सकता है उसके लैंड से। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एंड इजेक्टमेंट सूट अगेंस्ट रैयत फॉर मिसयूज ऑफ लैंड अंडर सेक्शन 14? तो ये 2 साल के अंतर्गत व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड कितना है फॉर फाइलिंग एंड इजेक्टमेंट सूट? अगर इजेक्टमेंट अगर कर दिया गया तो उसके लिए अगर केस करना है अगेंस्ट द रैयत के अगेंस्ट में फॉर मिसयूज ऑफ द लैंड अंडर सेक्शन 14, 2 साल के अंतर्गत केस करना होगा। अगर कोई रैयत लैंड में सपोज एग्रीकल्चर के लिए दिया हुआ और लैंड में फैक्ट्री लगा दिया, तो फिर उसके अंतर्गत लैंड का यूज, लैंड को डैमेज हो गया, फैक्ट्री लगा दिया, तो उसके अंतर्गत सेक्शन 14 के अंतर्गत 2 साल के अंतर्गत उसको केस करना पड़ेगा। सेक्शन 14 में नो इविक्शन के बारे में दिया, उसको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। सेक्शन 15 में क्या दिया? ब्रिक्स के बारे में, सेक्शन 15 में दिया ब्रिक्स टाइल्स मेकिंग के बारे में जो है सेक्शन 15 में दिया हुआ है। तो 15 में क्या है? ब्रिक्स, रैयत कैन मेक ब्रिक्स
फॉर पर्सनल यूज और फॉर फ्री। तो किसी का कोई रैयत किसी जमीन पे ब्रिक्स बना सकता है पर्सनल यूज के लिए फ्री में, कोई इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 16। इसमें वाटर के बारे में दिया हुआ कि रैयत जो है कंस्ट्रक्ट कर सकता है डैम, पॉन्ड, फिशरी अलाउ। सेक्शन 16 में क्या है, तो रैयत जो है मछली पाल सकता है, टेम्पोर जो है मछली पुछली पाल सकता है, डैम वैम बना सकता है। ये सेक्शन नंबर 16 में दिया हुआ, सेक्शन नंबर 16 में दिया हुआ कंस्ट्रक्शन कर सकता है डैम, पॉन्ड और फिशरी का। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 13 में, ट्री के बारे में दिया, कैन प्लांट कट सिल्क प्रोडक्शन कर सकता है। महुआ ट्री काटने के लिए एसडीओ का परमिशन चाहिए होगा। तो सेक्शन 17 में क्या दिया हुआ है कि रैयत जो है पेड़ काट सकता है किसी जमीन पे और उसमें सिल्क का प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन महुआ का अगर ट्री हो तो एसडीओ का परमिशन चाहिए रहेगा, क्योंकि महुआ का पेड़ का बहुत सारा यूज है, उसका हर एक चीज काम का आता है, लंबा लाइफ होता है, इसलिए उसको नहीं काट सकते हैं महुआ का पेड़ का, उसका फ्रूट से लेके पत्ता तक हर चीज काम का आता है। नेक्स्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 17 ए रैयत कैन कट ए महुआ ट्री ऑन द होल्डिंग ऑन हिज होल्डिंग विद द परमिशन ऑफ होम। तो एसडीओ का परमिशन से, ये इससे पीवाईक्यू जो पूछा था वो देख लिया। तो 17 नंबर जो सेक्शन है इससे पीवाईक्यू पूछा था कि अगर महुआ का ट्री कट करेगा तो किसका परमिशन से, एसडीओ का परमिशन से। सेक्शन नंबर 18 में हाउसेस का बात करता है, रैयत टू बिल्ड डिविलिंग हाउस ऑन द लैंड, घर बना सकता है, राइट टू इरेक्ट बिल्डिंग, रैयत हैज द राइट टू इरेक्ट ए बिल्डिंग ऑन हिज होल्डिंग अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 के तहत रैयत जो है उस जमीन पे घर बना सकता है, रैयत जो है सेक्शन 18 के तहत उस जमीन पे घर बना सकता है, ये सेक्शन 18 में दिया हुआ है, जो है बिल्डिंग राइट है, बिल्ड कर सकता है कच्चा और पक्का हाउसेस उस भूमि पर। तो सेक्शन 18 के बाद डिवीजन, जो जमीन का जो बंटवारा के बारे में दिया हुआ है, सेक्शन 19 में दिया हुआ है। जो सेक्शन 19 में है क्या है, उसमें डिवीजन के बारे में दिया हुआ है, इसमें डिवीजन का, तो सेक्शन नंबर 19 को याद रखना है कि डिवीजन के बारे में दिया हुआ है। ए होल्डिंग मे बी सब डिवाइडेड एंड रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड विद कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड विलेज हेडमैन। जो है डिवीजन जो होगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट द डिप्टी कमिश्नर डिसाइड द रेंट डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट इन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। जो अगर कोई भी रैयत जो है प्रॉपर कंसेंट से डिवीजन करेगा तो किसका कंसेंट लेगा, तो ए होल्डिंग में बी सब डिवाइडेड एंड द रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब किसको बोलेंगे, लैंडलॉर्ड सीईओ को बोलेंगे लैंडलॉर्ड, जो है अंचला अधिकारी को, मतलब सीईओ नहीं, जो डीसी है, जो टैक्स लेता है सीईओ और डीसी वगैरह, तो वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा। उसके कंसेंट से जो है लैंड का सब डिवाइड करेंगे और विलेज हेडमैन का भी कंसेंट लेंगे। अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, डिसाइड्स द रेंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिसाइड करेगा। अगर रेंट 3 रुपये से कम है, अगर इफ द रेंट इज इफ रेंट ऑफ एनी पार्ट बिकम लेस देन 3 सब डिवीजन इज नॉट अलाउड। अगर जमीन का बंटवारा हो गया और रेंट जो है 3 रुपया से कम है तो उसका सब डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इफ रेंट ऑफ एनी पार्ट बिकम लेस देन 3 सब डिवीजन इज नॉट अलाउड। अगर 3 रुपया से कम अगर रेंट हो जाता है तो सब डिवीजन अलाउ नहीं है। तो बस इतना याद रखना है कि इसमें डिवीजन कितना, डिवीजन के बारे में सेक्शन नंबर 19 में दिया हुआ है। जो जमीन जो बंटवारा करेगा रैयत लोग आपस में, तो अपने आप नहीं करेगा, उसका जो डिवीजन जो है किसका कंसेंट लेगा, लैंडलॉर्ड का, विलेज हेडमैन का। अगर लड़ाई झगड़ा अगर डिस्प्यूट हो गया तो डीसी डिसाइड करेगा कि रेंट कितना होगा जमीन का, अगर 3 रुपया से कम होगा तो डिवीजन अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्ट ऑफ द एसपीटी, एसपीटी का हर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन नंबर 20 में दिया हुआ द हर्ट ऑफ एसपीटी, नो ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल, ट्राइबल लैंड को जो है भूमि को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं नॉन ट्राइबल का, तो ये सेक्शन नंबर 20 में दिया हुआ। अंडर विच सेक्शन ऑफ एसपीटी एक्ट इज द ट्रांसफर ऑफ द रैयत होल्डिंग, सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज इज जनरली प्रोहिबिटेड। तो ये क्वेश्चन जो आया था कि कौन सा एसपीटी एक्ट के तहत जो है सेल गिफ्ट जो है जनरली प्रोहिबिट किया हुआ रहता है, जमीन जो है रैयत अपना जमीन को सेल नहीं कर सकता है, गिफ्ट नहीं दे सकता है, मॉर्गेज मतलब बंधक पे देके लोन नहीं ले सकता है, तो वो सेक्शन नंबर 20 में दिया हुआ है। इसका कुछ जनरल रूल देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें जो पहला में सेक्शन 20 का है, इसमें है जनरल रूल ऑफ नो ट्रांसफर। ए रैयत कैन नॉट सेल कर सकता है, कैन नॉट सेल गिफ्ट और लीज और मॉर्गेज देयर लैंड टू एनीवन अनलेस द रिकॉर्ड ऑफ राइट। किसी को सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता, मॉर्गेज पे नहीं दे सकता जब तक उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में नहीं लिखा हो, ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड में नहीं लिखा हो, सिग्निफिशियली सेज दैट दे हैव द राइट टू डू सो। अगर उसमें स्पेसिफिकली सेज दैट दे हैव राइट टू डू सो, अगर उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में अगर लिखा होगा तभी वो करेगा, नहीं तो रैयत किसी को सेल, गिफ्ट, लीज या मॉर्गेज पे नहीं दे सकता। इफ द रिकॉर्ड डज नॉट से इट एनी ट्रांसफर इज इनवैलिड, अगर रिकॉर्ड में नहीं लिखा हो तो कोई भी ट्रांसफर अगर करेगा तो वो इनवैलिड कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रिक्ट रूल फॉर ट्राइबल, जो एबोरिजिनल है, एबोरिजिनल लैंड, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल क्या है, इफ द लैंड होल्डर
इज फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब और एब ओरिजिनल, अगर लैंड होल्डर अगर शेड्यूल ट्राइब से है या एब ओरिजिनल कास्ट है, तो फिर टू अदर ट्राइबल ओनली, तो वो अपना जमीन अदर ट्राइबल को देगा। दे कैन जनरली ट्रांसफर द लैंड टू अनदर अनदर बोनाफाइड जेन्युइन कल्टिवेटर ट्राइबल पर्सन फ्रॉम द सेम एरिया। तो सेम थाना क्षेत्र में सेम एरिया का लोग को ही जो है एक ट्राइबल दूसरा ट्राइबल को जमीन देगा। वो बोनाफाइड होगा, मतलब जेन्युइन होना चाहिए, उस तभी एक ट्राइबल दूसरा ट्राइब को देगा। सेम एक एबोरिजिनल दूसरा एबोरिजिनल को ही देगा। फैमिली गिफ्ट में जो है दे कैन गिफ्ट द लैंड टू सिस्टर और डॉटर, मतलब अपने बहन को और अपनी बेटी को गिफ्ट कर सकता है। बट ओनली इफ संथाल लॉ अलाउ, अगर संथाल लॉ अलाउ करता है, इफ संथाल लॉ अलाउ इट एंड दे कैन गेट रिटर्न परमिशन फ्रॉम डीसी। जब डीसी से रिटर्न परमिशन मिलेगा और संथाल लॉ अलाउ करेगा, तभी कोई भी फैमिली अपना बेटी को और बहन को वो जमीन दे सकता है। पीवाईक्यू में क्या है, ट्रांसफर ऑफ राइट से क्वेश्चन पूछा था कि ए गिफ्ट ऑफ द रैयत कैन बी मेड टू सिस्टर और डॉटर विद द परमिशन ऑफ, तो डीसी का परमिशन से गिफ्ट वगैरह कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉर्गेज लैंड, जो भुगत बंद लैंड है या भुगत बंद लैंड। दे कैन मॉर्गेज द लैंड टू ए बैंक or a government approved financial institution to get agriculture loan, but there is a strict rule on who can buy the land if the loan isn't paid। तो अगर कोई जो ट्राइबल है अगर अपना जमीन किसी बैंक से देके अगर लोन लेता है, तो जमीन देने के टाइम पे उसको एक आदमी लेके जाना पड़ेगा उसी ट्राइब से, उसी क्षेत्र से, कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो ये आदमी ये जमीन खरीदेगा। तो यही मॉर्गेज में के बारे में ये सेक्शन 20 में ही दिया हुआ है कि लोन लेने से पहले अगर कोई बैंक में जाता है लोन लेता है, तो उसको साथ में एक आदमी लेके जाना पड़ेगा, जो अगर ये पैसा नहीं चुका पाएगा तो वो जमीन लेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 20 में। पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर का इविक्शन का जो पावर है वो दिया हुआ है इसका तीसरा पार्ट में। द डीसी हैज द पावर टू इविक्ट द पर्सन हु टुक द लैंड। अगर कोई नॉन ट्राइबल अगर जमीन ले लिया है तो डीसी के पास पावर है कि उसको वहां से खाली किया जाए। द लैंड इज देन रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल ओनर और देयर हायर। फिर जमीन वो जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा ओरिजिनल जो ओनर है उसको या फिर उसका हायर को। इफ द ओरिजिनल ओनर अगर अवेलेबल नहीं है, डीसी कैन गिव द लैंड टू अनदर ट्राइबल पर्सन ऑफ द विलेज। अगर ओरिजिनल ओनर अगर अवेलेबल नहीं है तो जो है उसी गांव का दूसरा ट्राइबल पर्सन का जिसके पास कम भूमि है या भूमिहीन है तो उसको दे देगा। नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट। तो सेक्शन 20 में ही है बिल्डिंग और इम्प्रूवमेंट। इफ ए पर्सन ही लीगली टुक द लैंड एंड बिल्ट ए हाउस ऑन इट, अगर कोई आदमी जमीन ले लेता है और उसमें घर बना देता है, दे माइट बी ऑर्डर टू रिमूव द बिल्डिंग। तो डीसी के पास ऑर्डर है कि अपना बिल्डिंग को हटाने के लिए उसको बोला जा सकता है। इन सम केसेस इफ द बिल्डिंग इज सब्सटेंशियल एंड वाज बिल्ट long ago, the DC can settle the matter by making person pay compensation and provide अल्टरनेटिव लैंड टू द ओरिजिनल ओनर। तो अगर आदमी किसी से जमीन लिया है ट्राइबल से और बहुत टाइम तक रह गया है, तो उसको डीसी जो है कंपनसेशन उसको दिलवा के उस जो आदिवासी है जो ट्राइबल पीपल है उसको दूसरे जगह कहीं जमीन दिलवा सकता है। तो यही है बिल्डिंग और इम्प्रूवमेंट वाला में। नेक्स्ट आता है लीगल लूपहोल क्लोज्ड। लीगल लूपहोल जो क्लोज कर दिया है, कोर्ट आर जनरली फॉरबिडन फ्रॉम सेलिंग ए रैयत लैंड टू सेटल डेब्ट अनलेस द राइट टू ट्रांसफर वाज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो जो कोर्ट है वो जनरली रैयत का जमीन को बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता है। रैयत लैंड को सेल नहीं, फॉरबिडन फ्रॉम सेलिंग रैयत लैंड टू सेटल डेब्ट। जो कर्ज चुकाने के लिए कोर्ट जो है किसी रैयत का जमीन नहीं बेच सकता है जब तक उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं बोलेगा। फोर्स्ड ऑक्यूपेशन, द कमेंट note that if someone forcibly grab the land rather than transfer agreement, this specific section might not apply. Other law for deposition would be used to get the land back। अगर कोई फोर्सिबली कब्जा अगर कर लिया कोई ट्राइबल जमीन का, अगर कोई कब्जा कर लिया तो उसको इस एक्ट के तहत उसको कब्जा से नहीं छुड़ाया जाएगा, बल्कि फिर दूसरा एक्ट लागू हो जाता है। तो ये सब लूप होल है इसमें। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं सेक्शन नंबर 20 में क्या क्या है। सेक्शन नंबर 20 है नो ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल लैंड के बारे में सेक्शन 20 बात करता है। इसको हार्ट ऑफ द एसपीटी भी बोलते हैं। जनरल रूल क्या था इसमें, नो ट्रांसफर। तो ए रैयत कैन नॉट सेल, गिफ्ट और लीज और मॉर्गेज द लैंड अनलेस द रिकॉर्ड ऑफ राइट अलाउज इट। तो अगर कोई भी रैयत जो है कैन नॉट सेल नहीं कर सकता, गिफ्ट नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता, मॉर्गेज पे नहीं दे सकता जब तक रिकॉर्ड ऑफ राइट इसको अलाउ नहीं करेगा। स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड पे स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है। नो ट्राइबल ओनली लैंड ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनली टू द अदर ट्राइब। तो स्ट्रिक्ट रूल है कि ट्राइबल को ही जमीन देगा। ये सेक्शन 20 में ये भी था। फैमिली गिफ्ट में तो सिस्टर और डॉटर को देगा डीसी का परमिशन से। मॉर्गेज में तो बैंक से लोन और ले सकता है, लेकिन एक आदमी को पहले लेके जाना पड़ेगा कि अगर लोन नहीं चुकाएगा तो ये आदमी मेरा जमीन लेगा। तो ये मॉर्गेज का रूल था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है पावर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर का पावर है इविक्शन का। अगर इविक्ट इलीगली जो है
अगर कोई ऑक्युपाई किया हुआ है तो उसको इविक्ट कर सकता है डीसी, रिस्टोर कर सकता है लैंड को ओरिजिनल ओनर को, और अनदर ट्राइबल को दे सकता है, अनदर जो ट्राइब उसको दे सकता है। रिमूव कर सकता है, इलीगल अगर बिल्डिंग बना दिया गया है तो डीसी उसको रिमूव कर सकता है, या फिर कंपनसेट कर सकता है ओल्ड सब्सटेंशियल हाउसेस को। अगर कोई पुराना बिल्डिंग बहुत दिन से रह रहा है, अगर कोई ट्राइबल आ गया कि मेरा पूर्वज का ये जमीन है, तो उसको कंपनसेशन दे सकता है डीसी और उसको दूसरी जगह जमीन अलॉट करवा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल लूप होल। क्या है इसमें, तो कोर्ट जो है ट्राइबल लैंड को डेप्ट सेटल करने के लिए नहीं बेच सकता है, और नो फोर्स लैंड ग्रैब कर सकता है, ना ही फोर्स लैंड ग्रैब कर सकता है। जो फोर्स से अगर कोई लैंड को ग्रैब कर लिया है तो उसको हटा नहीं सकता है इस एक्ट के तहत, वो दूसरा एक्ट लागू होगा वहां पे। ये था। नेक्स्ट आ जाता है 21 नंबर में। 21 नंबर में भूगत बंद या मॉर्गेज लैंड स्पेसिफिक रूल फॉर नॉन ट्राइबल मॉर्गेज के बारे में 21 नंबर में दिया हुआ है, भूगत बंद के लैंड के बारे में। तो इसमें अलावा क्या क्या है, ए नॉन ट्राइबल फार्मर कैन मॉर्गेज द लैंड थ्रू भूगत बंद। भूगत बंद के थ्रू वो मॉर्गेज पे मतलब लोन पे पैसा ले सकता है, ये बंधक पे देके। लेंडर कैन यूज द लैंड एंड टेक क्रॉप्स बट कैन नॉट ओन द लैंड। लेंडर जमीन को लेगा लेकिन उसमें खेती कर सकता है लेकिन ओन नहीं कर सकता है, ये भूगत बंद में दिया हुआ है। लिमिट क्या है, ओनली 25% ऑफ द बेस्ट लैंड पेडी और फर्स्ट क्लास बारी इसमें 25% एरिया में लगा सकता है। लैंड मॉर्गेज बैंक से लोन ले सकता है, ग्रेन गोला से ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अनदर लोकल फार्मर से भी लोन ले सकता है। कंडीशन क्या है, मस्ट बी रजिस्टर विद रिटर्न डीड। रिटर्न डीड से जो है ये लेगा, रजिस्ट्रेशन होगा। मस्ट इन्फॉर्म डीसी एंड लैंडलॉर्ड विद इन 1 मंथ। तो 1 महीना के अंतर्गत जो अगर कोई जमीन मॉर्गेज पे लिया है या भुगत बंद पे लिया तो 1 महीने के अंतर्गत डीसी को इन्फॉर्म करेगा। मैक्सिमम पीरियड कितना है, 6 साल तक का मैक्सिमम पीरियड है। सेम लैंड कैन नॉट बी मॉर्गेज अगेन फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर। अगर कोई आदमी मॉर्गेज पे ले लिया है किसी जमीन को तो फिर वो जो है 6 साल तक ही वैलिड रहेगा मॉर्गेज जमीन, फिर 6 साल बाद इनवैलिड होगा। स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव फी इसमें चाहिए रहेगा, जो भी इसका पेपर वर्क होगा। ड्यूटीज ऑफ द लेंडर। लेंडर का क्या ड्यूटी है, मस्ट पे रेंट रेगुलरली। रेंट जो है रेगुलरली पे करेगा। मस्ट रिटर्न द लैंड आफ्टर द मॉर्गेज पीरियड। मॉर्गेज पीरियड के बाद जमीन वापस करना पड़ेगा। आफ्टर मॉर्गेज पीरियड, इन मॉर्गेज पीरियड खत्म हो जाएगा तो डिप्टी कमिश्नर रिस्टोर कर देगा ओरिजिनल फार्मर को वो भूमि। लेंडर विल बी इविक्टेड इफ नॉट वैकेटेड। अगर खाली नहीं करेगा तो उसको इविक्ट कर दिया जाएगा। पेनल्टी ऑन वॉयलेशन, अगर वॉयलेशन करता है तो जेल हो जाएगा 3 महीना का और फाइन लगेगा 500 का। फाइन जो है डेली 10 रुपया अगर इलीगल पोजेशन अगर को किया है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो 21 नंबर में भुगत बंद मॉर्गेज लैंड के बारे में बोला है। इसमें अलाउ क्या क्या है, तो अलाउ है नॉन ट्राइबल फार्मर को दे सकता है, 20% एरिया 25% एरिया में खेती कर सकता है। लैंड मॉर्गेज बैंक को देके लोन ले सकता है। ग्रेन गोला कोऑपरेटिव सोसाइटी को देके लोन ले सकता है। कंडीशन फॉर वैलिडिटी, तो रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए। इन्फॉर्म करना चाहिए डीसी और लैंडलॉर्ड को। मैक्सिमम 6 साल तक लैंड लीज पे लेगा, उसके बाद वापस करना पड़ेगा। रेंट जो है पे करेगा रेंट। रिटर्न लैंड ऑन टाइम, जो 6 साल के बाद वापस करना पड़ेगा जमीन को ओरिजिनल ओनर को। आफ्टर 6 ईयर डीसी जो है अगर खाली नहीं किया है लैंड बैक टू फार्मर अगर नहीं किया है तो फिर डीसी जो है इविक्ट कर सकता है, हटा सकता है। अगर इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है तो उसको 3 महीना का जेल भी हो सकता है। फाइन होगा 500 रुपया या फिर 10 दिन का डेली का फाइन होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में क्या है, ट्रस्ट और न्याय। तो टेम्पोररी ट्रांसफर अलाउ टू वैलिड रीजन। टेम्पोररी ट्रांसफर अलाउ है वैलिड रीजन। अगर जो है जिसको जो रैयत है वो अगर बीमार हो गया, हो रैयत या फॉरेन गया हो या फिर और देन ट्रस्ट काम कर सकता है लैंड पर। ट्रस्ट जो है लैंड पर काम कर सकता है। ट्रस्ट कैन फॉर कब तक काम कर सकता है, 10 ईयर तक रैयत का लिए काम कर सकता है ट्रस्ट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रस्ट के बारे में किसमें, 22 में। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 23 जिससे क्वेश्चन दे चुका है पीवाईक्यू में। इसमें एक्सचेंज के बारे में बोलता है। तो अलाउड ओनली द डीसी प्रायर परमिशन। एक्सचेंज जो करेगा भूमि को उसको डीसी का प्रायर परमिशन से ही कर सकता है। एक्सचेंज ऑफ लैंड, द प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड आर मेंशन इन द सेक्शन नंबर 23 में। रैयत लैंड का जो एक्सचेंज का बात करता है सेक्शन नंबर 23 में दिया हुआ। 24 से 26 तक में रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ कि ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के बारे में दिया 24 से लेके 26 तक। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो है सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड और वैकेंट होल्डिंग के बारे में, जो खाली जोत है, जो खाली जमीन है या वैकेंट जमीन है उसका सेटलमेंट के बारे में दिया हुआ है। किसमें, चैप्टर नंबर 4 में। इसमें सेक्शन नंबर 27 से लेके 42 के बीच में। चैप्टर को समझने से पहले कुछ बातें को हम लोग को समझना पड़ेगा। जो वैकेंट लैंड का सेटलमेंट होता है वो 15 साल का होता है। 15 ईयर का होता है। जो वैकेंट लैंड, जो खाली जो जमीन है उसका जो सेटलमेंट होगा वो 15 ईयर का होगा। सेटलमेंट कौन करेगा, तो सरकार करेगी। सेटलमेंट डन बाय गवर्नमेंट। कौन कौन सेटलमेंट कराएगा, तो मूल रैयत करा सकता है, विलेज हेड करा सकता है, रैयत से करेगा। कौन करेगा इन लोग के साथ सेटलमेंट, तो सरकार करेगा, गवर्नमेंट करेगा। जो खतियान होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट, उसका क्लॉज 16 कहता है
कि पहला अधिकार विलेज कम्युनिटी का होगा। जो भी अगर खाली जोत है तो पहला अधिकार किसका होगा? विलेज कम्युनिटी का होगा। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट का क्लॉज 16 कहता है। तो इसमें जो पहला सबसे पहले जो सेक्शन है 27, इसमें पट्टा बात करता है। तो सेटलमेंट पेपर का जो पट्टा का है 4 कॉपी रहेगा। सेटलमेंट पेपर का पट्टा का 4 कॉपी रहेगा। जो पट्टा का जो 4 कॉपी रहेगा, एक कॉपी रहेगा डिप्टी कमिश्नर के पास में, एक कॉपी रहेगा रैयत के पास में, एक रहेगा लैंडलॉर्ड के पास में और एक रहेगा विलेज हेडमैन के पास में। नेक्स्ट आ जाता है 28 नंबर में, ये प्रिंसिपल के बारे में दिया कि प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस, गाइडलाइन फॉर लैंड सेटलमेंट, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जमीन देने के लिए। तो प्रेफरेंस प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? तो उसका नीड और कैपेसिटी देख के उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सर्विस टू कम्युनिटी, अगर वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेक्शन 28 में है। नियर बाय जमाबंदी लैंड, नियर बाय जमाबंदी लैंड है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लैंड फॉर लैंडलेस, अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा सेटलमेंट करने के लिए। तो ये सेटलमेंट का प्रिंसिपल है 29 में, 28 में प्रिंसिपल है, 28 में, 27 में पट्टा, पट्टा का कितना कॉपी रहेगा? 4 कॉपी। 29 में क्या दिया? मूल रैयत के बारे में, कैन नॉट सेटल लैंड फॉर देमसेल्फ, मूल रैयत लैंड का सेटलमेंट खुद नहीं कर सकता है, खुद नहीं कर सकता है। तो नो सेल्फ सेटलमेंट बाय मूल रैयत, मूल रैयत खुद से सेटलमेंट नहीं कर सकता है। 29। नेक्स्ट आ जाता है 29 के बाद 30 में नो सब डिवीजन विदाउट कंसेंट, तो बिना डीसी का परमिशन के लिए बिना डीसी के परमिशन के सब डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब जमीन को तोड़ तोड़ के बांट नहीं सकते हैं। 30 में 31 में क्या है? ज्वाइंट सेटलमेंट का डिसीजन कौन करेगा? ज्वाइंट सेटलमेंट का डिसीजन डीसी करेगा, डीसी करेगा ज्वाइंट सेटलमेंट का डिसीजन। 32 में क्या है? जो ऑब्जेक्शन है या अपील है वो 1 साल के अंतर्गत कर सकता है अपील और ऑब्जेक्शन, ये 32 में है। 33 में क्या है? 33 में तो 33 में 5 ईयर जो है सेटलमेंट कैंसल इफ नॉट कल्टीवेटेड विद इन द 5 ईयर, अगर 5 साल तक कुछ नहीं किया हो तो सेटलमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ये 33 में। इसी से पीवाई क्यों पूछा था, हाउ मेनी ईयर मस्ट वेस्ट लैंड टू बी टू ए जमाबंदी रैयत बी कल्टीवेटेड टू अवॉइड सेटलमेंट बीइंग सेट असाइड। तो अगर 5 साल तक कोई भी वेस्ट लैंड सेटलमेंट जो वेस्ट लैंड है उसका सेटलमेंट अगर कोई जमाबंदी रैयत नहीं करता है तो फिर सेट असाइड कर देता है। मतलब अगर कोई 5 साल तक अगर उसमें वेस्ट लैंड में अगर कुछ नहीं करता है तो उसको उससे ले लिया जाएगा, उससे हटा दिया जाएगा, सेटलमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन 33 में। सेक्शन 34 में क्या? सेक्रेड लैंड, जो जहर थान या शमशान जो बोलते हैं, जो बुरियल ग्राउंड है उसको बचाया जाएगा, उसका सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। अगर कहीं घाट बना हुआ है जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है या कहीं पे बॉडी का बरीड किया जाता है, शमशान है, तो करबला वगैरह जो अदर धर्म का या क्रिश्चियन का कोई बरियल ग्राउंड है तो उसका सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 34 में है। वाटर पब्लिक वाटर बॉडीज आर प्रोटेक्टेड, जो पब्लिक वाटर बॉडीज है जिससे सब कोई पानी लेता है उसका भी सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। 37 में क्या है? 37 में ग्रेजिंग के बारे में बताता है, जनरल ग्रेजिंग राइट ऑफ द कम्युनिटी। 37 में जनरल ग्रेजिंग राइट ऑफ द कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है 37 के बाद 38 में 5% रूल, 5% लैंड मस्ट बी कीप्ट फॉर द ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए 5% जमीन छोड़ना जरूरी है। ये किस में है? तो ये है 38 में। सेक्शन 38 में है कि 5% जमीन जो है ग्रेजिंग के लिए, गाय चराने के लिए छोड़ना जरूरी है। इससे पीवाईक्यू आया था, ग्रेजिंग लैंड, ए पीस ऑफ ग्रेजिंग लैंड कैन नेवर बी यूज्ड एंड सेटल फॉर कल्टीवेशन एज पर सेक्शन नंबर 38 विच प्रोटेक्ट दीज एरिया फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड इनटू फॉर एग्रीकल्चर यूज। अगर गांव में जो ग्रेजिंग लैंड है उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं यूज करना है, ग्रेजिंग लैंड को ग्रेजिंग के लिए रहने देना। नेक्स्ट आ जाता है 39 में, रैयत कैन डिग पॉन्ड विथ परमिशन, जो खास तालाब जो है, खास तालाब या खास टैंक जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का तालाब होता है, तो रैयत उसमें खोद सकता है। क्या तालाब खोद सकता है? डिग, पॉन्ड को डिग कर सकता है। किसका मतलब परमिशन के साथ में, डीसी वगैरह का परमिशन से वो उसमें तालाब वगैरह खोद सकता है। ये किसमें? सेक्शन 39 में है। पॉन्ड में फिश कल्टीवेशन भी कर सकता है, ये 40 में है। पॉन्ड में फिश कल्टीवेशन कर सकता है, ये 40 में है। 41 में क्या है कि पहाड़िया ट्राइब के बारे में है, पहाड़िया लैंड कैन नॉट बी गिवन टू नॉन पहाड़िया, जो पहाड़िया भूमि है वो नॉन पहाड़िया को नहीं दिया जाएगा। 42 में क्या है? इजेक्टमेंट, डीसी हैज द पावर टू इजेक्ट इलीगल ऑक्युपायर, अगर कोई इलीगली ऑक्युपाई कर लिया है तो उसको डीसी के पास पावर है कि उसको हटा सकता है, इजेक्ट कर सकता है। इसी से पीवाईक्यू में पूछा था सेक्शन 42 के बारे में, हु हैज द पावर टू इवेक्ट ए पर्सन इन अनऑथराइज पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे अगर अनऑथराइज पोजीशन अगर कोई कर दिया है तो उसको कौन हटा सकता है? तो डीसी हटा सकता है, डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन नंबर 43 से 52 देखेंगे। इसमें रेंट और लगान के बारे में हम लोग हर कुछ देखेंगे, रेंट और लगान के बारे में। तो इसमें जो पहला है सेक्शन नंबर 43, इसमें नो प्रोड्यूस, रेंट कैन नॉट बी पेड इन क्रॉप, मस्ट बी इन कैश, तो रेंट हमेशा कैश में पे किया जाएगा, प्रोड्यूस में नहीं। तो नो प्रोड्यूस लिखा हुआ है, मतलब प्रोड्यूस में मतलब सामान में नहीं दिया जाएगा, क्रॉप में नहीं दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा रेंट को। तो
जो सेक्शन नंबर 43 है, इसमें नो रेंट इन प्रोड्यूस, रेंट नॉट इन गुड्स टू जमींदार और हेडमैन। जमींदार या हेडमैन को गुड्स में रेंट नहीं दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 43 का ए में इंस्टॉलमेंट, रेंट टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, 3-3 महीना का जो है 4 इंस्टॉलमेंट में रेंट पे होगा। और कब होगा तो करेगा सनसेट से पहले, सनसेट से पहले रेंट पे करेगा, मतलब रात से पहले दिन को ही पे करना रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है 44 में, अगर जैसे कोई अगर रैयत जो है मूल रैयत को रेंट दे रहा है, अगर रैयत जो है मूल रैयत को रेंट दे रहा है पुराना वाला को, लेकिन अब मूल रैयत बदल गया है और वह फिर भी लगान पुराना मूल रैयत को दे रहा है था क्योंकि उसको नोटिस नहीं मिला, तो इसमें गलती रैयत की नहीं मानी जाएगी। मतलब अगर कोई रैयत है और वो जो है मूल रैयत को रेंट दे रहा है, उसका जमीन लिया है और फिर मूल रैयत बदल गया, तो उसको नहीं बताया कि हम जमीन किसी को और को दे दिया, अब तुमको इसको लोन देना है, उसको नोटिस नहीं दिया और वो उससे ले रहा है, तो उसमें उस रैयत की गलती नहीं मानी जाएगी जो रेंट दे रहा है। जो मूल रैयत जो बदल गया उसकी गलती मानी जाएगी क्योंकि वो नोटिस नहीं दिया कि जो है ये इसका इस जमीन का मूल रैयत बदल गया है। तो ये 44 में दिया हुआ है, 44 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मनी ऑर्डर, पेइंग रेंट बाय मनी ऑर्डर इज अलाउड, मतलब मनी रेंट जो है मनी ऑर्डर से भी भिजवा सकता है। तो 45 में ये क्या है कि रेंट जो है मनी ऑर्डर में भी दे सकता है। तो 43 में क्या देखे थे, नो रेंट इज प्रोड्यूस, मतलब सामान में देगा, कैश में देगा। 43 का ए में देखे थे रेंट जो है साल में 4 बार दे सकता है, 3-3 महीना में। 44 में देखे थे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नो रिफंड ऑफ द रेंट पेड बिफोर द नोटिस। 44 में जो है नोटिस देगा तभी वो रेंट मतलब नया रैयत को देगा। 45 में क्या देखे हैं, तो 45 में हम लोग देखें मनी ऑर्डर में जो है रेंट पे कर सकता है, जो रेंट जो है मनी ऑर्डर में पेड कर सकता है, पोस्टल ऑर्डर से भेज सकता है। 45 के बाद 46 में क्या देखें, अकाउंट, तो लैंड लॉर्ड मस्ट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, लैंडलॉर्ड जो है प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा, मेंटेन रेंट रिकॉर्ड और कीप अकाउंट फॉर ऑल रेंट, जितना है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा 46 में। 47 में क्या है, रिसिप्ट, लैंडलॉर्ड मस्ट प्रोवाइड फ्री रिसिप्ट, 47 में जो है रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, रिसिप्ट फॉर रेंट, फ्री रेंट रिसिप्ट जो है मैंडेटरी है, रिसिप्ट प्रोवाइड करना, ये 47 में है। 48 में क्या है, लैंड रिकॉर्ड इन सब डिवीजन, जो लैंड रिकॉर्ड है वो सब डिवीजन ऑफिस में रहेगा, रिकॉर्ड केप्ट इन ऑफिस, ये 48 में है। तो 48 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड अकाउंट, और जो रिसिप्ट अकाउंट कहाँ रहेगा, तो सब डिवीजन ऑफिस में रहेगा, ये 48 में। 49 में है रेंट, रेंट इज फर्स्ट चार्ज, रेंट इज टॉप प्रायोरिटी, तो 49 में क्या है, रेंट इज टॉप प्रायोरिटी, रेंट जो है टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन होल्डिंग, rent must be paid first, and if the land is sold to recover unpaid rent, the rent will be paid from the sale money before anything else. तो रेंट ही पहले, रेंट टॉप प्रायोरिटी 49 में है। 50 में क्या है, रिडक्शन, कंडीशन अंडर विच रेंट कैन बी रिड्यूस, किस किस कंडीशन में रेंट को घटाया जा सकता है, जैसे कि जमीन में सैंड डिपॉजिट हो गया है, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत दिन तक अवेलेबल नहीं है, क्रॉप का जो है फॉल हो गया, फॉल इन क्रॉप प्राइस में गिरावट आ गया है, तो ये 50 में दिया हुआ है, तब रेंट को रिड्यूस किया जा सकता है। 50 के बाद 51 में एक बार रिडक्शन हो गया तो दोबारा नहीं होगा, अगर एक बार रेट रिडक्शन हो गया है जमीन का टैक्स एक बार कम हो गया रेंट, तो दोबारा कम नहीं होगा। 52 में क्या, पेनल्टी, इलीगल कलेक्शन जो है अगर कोई करता है तो 6 महीना का जेल और 500 रुपया फाइन लगेगा। अगर कोई इलीगल कनेक्शन करता है, एक्स्ट्रा रेंट लेता है, तो 6 मंथ का जेल और 500 रुपीज 500 रुपया फाइन लगेगा। तो इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन नंबर 53 है, इसमें लैंड एक्विजिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लैंड कैन बी एक्वायर्ड फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए। लैंड जो है किस किस चीज के लिए ले सकता है, रिलीजियस पर्पस के लिए सकता है, एजुकेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए। कंपनसेशन जो है मैंडेटरी पेमेंट टू द ओनर, कंपनसेशन ओनर को मैंडेटरी है देना। 5 ईयर रूल में क्या है, इफ नॉट यूज फॉर द पर्पस विद इन द 5 ईयर लैंड मस्ट बी रिटर्न, अगर 5 साल तक उस जमीन जिसको लीज पे लिया है उसको अगर यूज नहीं करता है तो फिर वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या देखे सेक्शन 53 में, तो एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द जमींदार फॉर सर्टेन पर्पस, जमींदार जो है सर्टेन पर्पस के लिए जमीन ले सकता है। पर्पस क्या है, फॉर जमींदारी इंटरेस्ट, रिलीजियस और एजुकेशन पर्पस के लिए ले सकता है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए ले सकता है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना उसके लिए ले सकता है, विलेज का कोई कॉमन प्लॉट बनाना है तो उसके लिए जो है लैंड को एक्वायर कर सकता है। कंपनसेशन देना जरूरी है, एप्लीकेशन देगा डीसी को, डीसी परमिट करेगा तो फिर उसके बाद कंपनसेशन मिलेगा। अगर लैंड को यूज नहीं करता है विथ इन 5 ईयर तो फिर उसको जो है जमीन को वापस करना पड़ेगा, जो लैंड जो है रिटर्न करना पड़ेगा रैयत हायर को। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 6,
चैप्टर नंबर 6 नहीं, चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन नंबर 54 से 63 में आ जाता है। इसमें जुडिशियल प्रोसीड्यूर के बारे में दिया हुआ है 63 तक। तो 54 में क्या है, तो रूल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल। 54 के तहत है कि स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। 54 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। 55 में क्या है, 6 मंथ गैप मस्ट बी मेंटेन बिटवीन रेंट सूट। अगर जो है रेंट के लिए कोई केस करता है तो हर 6 महीना के बाद ही दूसरा केस कर सकता है, कि एक केस किया फिर उसी के ऊपर दोबारा केस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता। तो 54 में क्या देखे थे कि स्टेट कैन मेक रूल्स इफ नो प्रोसीड्यूर एग्जिस्ट संथाल सिविल रूल अप्लाई। स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकता है, 54 में देखे थे। 55 में देखे थे कि रेंट का अगर कोई सूट किया है कोर्ट में तो उसको 6 मंथ का जो है गैप होना चाहिए बिटवीन दो सूट के बीच में। 55 के बाद 56 में क्या है, एविक्शन रूल। 56 में है एविक्शन रूल बाय डीसी। अगर उसमें घर बना लिया है तो डीसी उसको छोड़ सकता है या फिर उसके बदले लगान ले सकता है। अगर कोई उस जमीन पे घर बना लिया है जो है, तो उसको या तो डीसी उसको एविक्शन कर सकता है या तो उसको छोड़ भी सकता है, उसके जगह पे दूसरा जमीन अलॉट कर सकता है। नो एविक्शन विदाउट डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर। डिप्टी कमिश्नर के बिना ऑर्डर करना कोई एविक्शन नहीं होगा। और राइट टू स्टे इन हाउस डिटरमाइंड, ये 56 में है। 57 में क्या है, प्रोसीड्यूर ऑफ अपील। अपील जो करेगा तो नीचे से ऊपर ना करेगा, डायरेक्ट पीएमओ को लेटर तो नहीं लिख देगा। तो जो प्रोसीड्यूर ऑफ अपील है नीचे से ऊपर जाने का, तो सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर को करेगा, फिर सब डिविजनल ऑफिसर को करेगा, फिर डिप्टी कमिश्नर को करेगा, फिर कमिश्नर को, और फिर ट्रिब्यूनल को। ये 57 में था। 58 में है सेकंड अपील। सेकंड अपील ओनली इन स्पेसिफिक केसेस में ही। अगर एक अपील में नहीं सुना गया, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या उसका जजमेंट से खुश नहीं है, तो सेकंड अपील कर सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। ये 58 में है। 58 में क्या है, कुछ स्पेशल केस में उसको अपील कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है 59 में रिवीजन। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकता है कि रिवीजन कर सकता है जो भी अपना जजमेंट सब किया, रिव्यू कर सकता है 60 के तहत। कमिश्नर कैन री एग्जामिन द ऑर्डर, अपना जो ऑर्डर है उसको रिव्यू कर सकता है। तो देख लिए थे 50 हायरार्की ऑफ अपील, ये जो है अपील का कैसे करेगा, ये 57 58 में था। 57 में और 58 में जो अपील उपिल के बारे में ये बोल देखे थे। रिवीजन जो है 59 में देखे थे, और जो है रिव्यू का पावर ये 60 में देखे थे। इसी से क्वेश्चन पूछा था 60 के तहत, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द रिव्यू और पुनर्विलोकन ऑफ एन ऑर्डर बाय द कमिश्नर। तो 60 में पुनर्विलोकन और रिव्यू का था। 61 में क्या है, तो 61 में अगर टेक्निकल ग्राउंड पे अगर कुछ जस्टिस, मतलब अगर टेक्निकल ग्राउंड पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह हुआ है तो रिवाइज कर सकता है अपील को, रिवाइज नहीं करेगा अपील को, और उसको फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं माना जाएगा। टेक्निकल ग्राउंड ग्रुप वाला को देखना है सेक्शन नंबर 61। 62 में क्या है, कंट्रोल ओवर। तो जो हायरार्की है किसके ऊपर क्या है वो दिया हुआ कंट्रोल ओवर के बारे में। तो पहले कमिश्नर, फिर उसके नीचे डीसी, फिर उसके नीचे एडीसी, फिर एसडी, फिर उसके नीचे डिप्टी कलेक्टर। ये 62 में। 63 में क्या है, डीसी का डिसीजन जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। डीसी का डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ये 63 में है। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7। इसमें लिमिटेशन का बात करता है। इसमें सेक्शन 64 से 66 के बीच में है लिमिटेशन। तो इसमें जो पहला नंबर पे है 60, ये बेयर एक्ट से लिया गया है, तो इसको आसान लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। तो 64 में क्या है, जनरल रूल 1 ईयर। अगर डीसी कुछ फैसला सुनाए तो 1 साल के अंदर अपील करेगा। अगर डीसी कुछ तो 64 में क्या है, 1 ईयर रूल है। 1 ईयर रूल में क्या है कि अगर डीसी कुछ फैसला सुना दिया तो अगर तुम उससे संतुष्ट नहीं है तो एक साल के अंतर्गत तुमको अपील करना पड़ेगा। ज्यादा टाइम लगाएगा तो उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 65 में 2 ईयर लिमिटेशन फॉर इविक्शन इन केस ऑफ मिसयूज। 2 ईयर के बारे में इसमें दिया हुआ है कि अगर लिमिटेशन कितना है, लिमिटेशन फॉर इविक्शन। इविक्शन का जो लिमिटेशन है, अगर इन केस ऑफ मिसयूज अगर कोई कर रहा है तो 2 साल के अंतर्गत उसको इविक्ट किया जाएगा। तो ये है लिमिटेशन फॉर इजेक्टमेंट सूट 65 में। एन एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट ऑफ ए रैयत ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंशन इन सेक्शन 14 शैल बी मेड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मिसयूज ऑफ द कंप्लेंट ऑफ। नेक्स्ट आता है 65 का ए में। 65 का ए में क्या है, 10 ईयर। तो रेंट रिकवरी लिमिटेशन है 10 ईयर। 10 ईयर जो है रेंट रिकवरी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है 66 में। इसमें 90 डेज टाइम टू अपील टू कमिश्नर। अपील को कमिश्नर को अपील करने के लिए 90 डेज का समय है, और 60 डेज के अंतर्गत जो है टाइम टू अपील टू द डीसी। डीसी को 60 दिन के अंतर्गत अपील कर सकते हैं 66 में। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर मिसलेनियस में, सेक्शन नंबर 67 से 72 के बीच में। 67 में क्या है, जनरल पेनल्टी 200 रुपये का फाइन। नॉर्मल जो फाइन है 200 रुपये का फाइन है। 5 रुपये का डेली फॉर कंटिन्यूड ब्रीच। अगर कंटिन्यूड ब्रीच हो रहा है तो इसे पीवाईक्यू पूछा था कि पेनल्टी किस में है, तो सेक्शन नंबर 67 द प्रोविजन फॉर पेनल्टी एक्ट मेंशन इन सेक्शन नंबर 67 में पेनल्टी की बात करता है। पेनल्टी और फाइन की बात जो है किसमें करता है, सेक्शन नंबर 67 में। 68 में क्या बोलता है, 68 में बोलता है सर्विस ऑफ नोटिस ऑन लैंडलॉर्ड। सीओ का जो सर्विस ऑफ नोटिस है, इसमें सर्विस ऑफ नोटिस सर्व टू लैंडलॉर्ड और ऑथराइज एजेंट। 68 में। 69 में क्या है, नो राइट ओवर लैंड ऑक्युपाइड इलीगली। जो अगर कोई इलीगली ऑक्युपाई कर रहा है तो उसमें किसी का राइट नहीं है। नो राइट ओवर सर्टेन लैंड गवर्नमेंट एंड एक्वायर्ड लैंड। जो सरकारी जमीन वगैरह है उसको जो है रेस्ट्रिक्शन है, उसमें कोई अपना दावा पत्ती नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्शन ऑन लैंड
लैंड राइट, नो राइट ओवर लैंड ऑक्युपाइड इलीगली। 70 में क्या है, रिकवरी ऑफ ड्यूज। 70 में क्या है, रिकवरी ऑफ ड्यूज, जो रिकवरी ऑफ एरियर करेगा, जो भी जमीन का फाइनल जो है उसमें फाइन या ड्यू है तो उसका रिकवरी किया जाएगा, 70 नंबर पे है। 71 में क्या है, 71 में क्या है, 71 में गवर्नमेंट पावर टू मेक रूल, सरकार के पास पावर है कि रूल बना सकता है, ये किसमें है, 71 में है। 72 में क्या है, सुपरमेसी, एसपीटी एक्ट एज ए एक्ट इज सुप्रीम ओवर अदर रीजनल लॉ, जो एसपीटी एक्ट है ये सुप्रीम है और भी रीजनल लॉ के प्रोटेक्ट द स्टैचू संथाल परगना एक्ट प्रिवेल। तो सुपरमेसी है 72 का, इसमें मेन आर्टिकल इसको ध्यान में रखना है। बाकी पीवाईक्यू सारा जितना भी कराए थे उसमें इंक्लूड था, बाकी इसको जो क्वेश्चन वाला है उसके एक अलग क्लास में हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ वन लाइनर लगभग 80-90 हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो इतना ही तक था एसपीटी एक्ट। थैंक यू। Yeah, Santa Pagana 1949, SPTA, the law that draws the final line, prevents the land from falling in the wrong hands, protects the tribal people and their ancient lands. SPTA 49, protecting what is ours. SPTA 49, the power's in our hearts. Yeah! SPTA 49, our rights from the start. The land is ours, the land is ours. Santa Pagana Act!